बंगाल में अभी और क्या क्या ऐसा होना बचा है जिसे देखकर देश हैरान और स्तब्ध रह जाए, बॉस कहा नहीं जा सकता। महिला डॉक्टर की क्रूर हत्या और रेप की डिटेल सुनकर देश पहले ही सकते में। न्याय की मांग करते डॉक्टर्स और नर्सेज और उनके अस्पताल पर रात के अंधेरे में हुए हमले से देश शॉक्ड है। और अब आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वो कर दिया कि सुनकर देखकर कोई भी माथा पीट ले कि क्या लेवल की पॉलिटिक्स है ये। मतलब देश ने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक राज्य की मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में हुए भयानक अपराध में जवाबदेही न तय करते हुए खुद न्याय की मांग करने के लिए सड़क पर उतर गई। आप देखिए ना, आज तक आपने देखा होगा कि विपक्ष सड़क पर उतरता है, मांग करता है। यहां ममता बनर्जी मांग कर रही हैं सड़क पर उतरकर न्याय की। किससे? ममता बनर्जी ने तो आज पॉलिटिकल स्टंट के मामले में केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया भाई। कोलकाता रेप और मर्डर कांड में खुद ममता बनर्जी आज सड़क पर उतर गई। इसकी वजह कलकत्ता हाईकोर्ट में आज जो फजीहत हुई है वो है, या सीबीआई जांच में आज जो निकला है वो है, या कुछ और, ये आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि सबसे बड़ा और बेसिक सवाल यह है कि ममता बनर्जी प्रदर्शन कर किसके खिलाफ रही हैं? ममता बनर्जी न्याय मांग किससे रही है बॉस? और यह सवाल इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस बंगाल की सड़क पर, कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही हैं, उस बंगाल में मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कोई और तो सीएम नहीं है वहां पर कि भाई जिससे वो मुख्यमंत्री से न्याय की मांग कर रही हैं। गृह मंत्री, राज्य की गृह मंत्री कौन है? राज्य की गृह मंत्री भी है ममता बनर्जी। यानी पुलिस उनके अंडर आती है, कानून व्यवस्था उनके अंडर आता है। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राज्य का कौन है भाई? वो स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी हैं। यानी जिस अस्पताल में कांड हुआ वो अस्पताल भी ममता बनर्जी के अंडर आता है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी। तो भैया इस्तीफा मांग किससे रही हैं आप? और इस्तीफा तो मांग भी नहीं रही, न्याय किससे मांग रही हैं आप? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। इस्तीफा तो बीजेपी मांग रही है और विपक्ष मांग रहा है, समझ में आता है, लेकिन कायदे से क्या आप खुद से इस्तीफा मांग रही हैं? ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर खुद अपने आप से इस्तीफा मांग रही हैं क्या? भाई अजब लेवल की पॉलिटिक्स है। अब जब वो खुद सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं तो कौन ये नहीं कहेगा कि ये तो गजब ही हो रहा है, ये तो गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन जब सरकार, आपकी पुलिस, आपकी स्वास्थ्य मंत्रालय, आपका पूरा सिस्टम, तो ये क्या है फिर? सियासी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है तो क्या है ये? और ये सब हो रहा है उस भयानक अपराध पर जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। मतलब पब्लिक नाराज है, देश नाराज है और यहां पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है। जिस घटना के खिलाफ आज भी देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सवाल सिर्फ डॉक्टर नहीं, आम लोग उठा रहे हैं, हाईकोर्ट तक उठा रहा है। और ऐसे सवालों से अपनी छीछा लेदर करा चुकी कोलकाता पुलिस को न्याय की फिक्र कम, राज्य सरकार की इमेज चमकाने की फिक्र ज्यादा है शायद। तभी तो इन सवालों से बेफिक्र कोलकाता पुलिस लीगल नोटिस भेजने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे पोस्ट पर कईयों को नोटिस भेज रही है पुलिस। जो पुलिस नोटिस भेजकर अपनी ताकत दिखा रही है, उस पुलिस ने तब अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाई जब गुंडों ने घुसकर मेडिकल कॉलेज में हमला कर दिया था, तोड़फोड़ की थी, सबूत मिटाने के आरोप लग रहे हैं, कि कोशिश की गई सबूत मिटाने की, ये आरोप लग रहे हैं। तब तो कोलकाता पुलिस ने क्या किया था आज आपको सुनवाऊंगा वहीं के डॉक्टर्स से, उनके मुंह से। शॉक्ड रह जाएंगे सुनकर आप। और सीबीआई जिस तेजी से जांच कर रही है उससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जगी। आपको इन सब के बारे में आज डिटेल से बताऊं, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और अब तक हुआ क्या क्या है, पता क्या क्या चला। सीबीआई टीम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का दौरा किया। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने सेमिनार हॉल से फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट किए हैं। वारदात वाली रात अस्पताल में मौजूद लोगों के कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन पता की जा रही है। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को फिर से बयान उसका दर्ज किया है। पुलिस ने जिनके बयान ले लिए थे, सीबीआई उन सभी के बयान फिर से ले रही, जिससे पहले और बाद के बयान में कोई अंतर हो तो उसे पकड़ा जा सके।
अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर और बाहर लगे सारे सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं। सीबीआई ने घटना वाली रात अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर भी जमा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सीबीआई को कई अहम सुराग मिले हैं, यह भी सूत्र दावा कर रहे हैं। यानी सीबीआई जिस तेजी से काम कर रही है उससे उम्मीद जगी है कि जल्दी ही इस केस में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। आप यह भी देखिए कि बंगाल सरकार, कोलकाता पुलिस और सीबीआई के काम करने के तरीके में कितना अंतर है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल संदीप घोष पर सवाल हुआ, जिसके बाद ममता बनर्जी ने संदीप घोष को वहां से हटा दिया, लेकिन फौरन दूसरी जगह पोस्टिंग भी कर दी। इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए। कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष से खास पूछताछ नहीं की, लेकिन जब से जांच सीबीआई के पास आई है, संदीप घोष रडार पर आया। सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया था। संदीप घोष सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नहीं आए। सीबीआई संदीप घोष को लगातार ट्रेस कर रही थी। सीबीआई ने बीच सड़क संदीप घोष को पकड़ लिया। यह फर्क है सीबीआई की जांच और कोलकाता पुलिस की जांच में। बीच सड़क पकड़ लिया संदीप घोष को और संदीप घोष के साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ की सीबीआई। यह है सीबीआई के काम करने का तरीका। संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन घटना के बाद संदीप घोष ने जिस तरह से काम किया उस पर सवाल खड़े हुए। कोलकाता हाईकोर्ट ने तो जमकर फटकार भी लगाई थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। आज सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में गई थी। सीबीआई की टीम के पास 3D लेजर स्कैनर था। देखिए उनके पास जो काला सा बॉक्स आपको दिख रहा है वो 3D लेजर स्कैनर लेकर वो लोग आए थे, जिससे घटनास्थल यानी सेमिनार हॉल का डिजिटल ब्लूप्रिंट, ये देखिए ये है डिजिटल ब्लूप्रिंट, इससे तैयार होगा। इससे 8 और 9 अगस्त की रात किस तरह से घटना हुई उसे समझने में मदद मिलेगी। यह फर्क है कोलकाता पुलिस की जांच और सीबीआई की जांच। इधर सीबीआई की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट का डंडा भी चल रहा है। बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कुछ भी गड़बड़ हुआ है, हमसे कुछ कमी रह गई है। लेकिन बॉस, ये आप मीडिया को बोल सकते हैं, ये आप सोशल मीडिया पर नोटिस भेज के लोगों को जो है वो एक तरह से बोलने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में नहीं चलेगी आपकी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात जिस तरह से गुंडों ने तोड़फोड़ की, तबाही मचाई, उस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो ममता बनर्जी को बहुत परेशान करेंगी, उनकी सरकार पर एक दाग की तरह है। इंडी गठबंधन और वो इकोसिस्टम जो ममता बनर्जी के बंगाल मॉडल की कस्में खाता है, वो भी देखे कि आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। वो कहां देख पाएंगे, वो तो मुंह फेर लेंगे उधर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो बड़ी बातें कही हैं, आपको तो कम से कम जाननी और सुननी चाहिए। आरजी कर अस्पताल पर हमला सरकार की नाकामी है, यह आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। मेडिकल कॉलेज को क्या बंद कर देने की स्थिति आ गई है, बंद कर दें, यह भी पूछा कोर्ट। पुलिस 7,000 लोगों की भीड़ से अनजान क्यों थी? 7,000 लोग क्या ऐसे उठ के चले आएंगे क्या? तो कोर्ट ने पूछा कि आपको पता ही नहीं चला कि 7,000 की भीड़ आ गई? पुलिस का इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? डॉक्टर्स को सुरक्षा देने में सरकार विफल है, यह कोर्ट ने कहा, और डॉक्टरों के बीच डर का माहौल है। यह घटना राज्य मशीनरी की पूरी तरह से नाकामी है। तो ममता बनर्जी जो सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रही हैं, उन ममता बनर्जी को सबसे पहले ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगकर ममता बनर्जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि राज्य की मशीनरी फेल हो गई है, डॉक्टर्स में डर का माहौल है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। जो कुछ हुआ वो राज्य सरकार की मशीनरी की विफलता है। यह कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा है पुलिस अपने ही आदमियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, बहुत ही खेदजनक हालात हैं। ऐसे में डॉक्टर बिना डरे कैसे काम करेंगे? मतलब जो पुलिस अपने लोगों को नहीं बचा पा रही है वो डॉक्टर को क्या बचाएगी बॉस? ये तो कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि आप घटना होने के बाद एक्शन ले रहे हैं, लेकिन घटना को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? क्या इस तोड़फोड़ और हंगामे को रोका जा सकता था? अस्पताल में इस तरह के तोड़फोड़ की वजह क्या थी, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। पीड़ित के वकील ने कहा कि 3 बजे सीबीआई जांच का आदेश हुआ और 6 बजे घटनास्थल सेमिनार हॉल के पास काम शुरू हो गया।
14 अगस्त की रात वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। उससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने भाषण दिया। पीड़ित के वकील ने कहा कि आधी रात को गुंडों ने डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर हमला कर दिया, फिर हमलावरों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस खुद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के पीछे छुप गई थी। उसके बाद हमलावर इमरजेंसी विभाग की तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। बंगाली भाषा में थर्ड फ्लोर का मतलब चौथी मंजिल होता है। चौथी मंजिल पर ही डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। इसी गलतफहमी की वजह से क्राइम सीन बच गया। क्या यह पहले प्लान करके नहीं किया गया था? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अस्पताल में डेमोलिशन का काम घटनास्थल के पास नहीं हो रहा था। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और पूछा कि निर्माण कार्य की इतनी क्या जल्दी थी? आप किसी भी जिला कोर्ट में जाइए, वहां महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है, पीडब्ल्यूडी कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसी क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में निर्माण करना पड़ गया आपको? यानी धागे खोल दिए आज कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने कि बॉस क्या कह रहे हो, ये पब्लिक पूछ रही है। ये पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद, इस सुनवाई को सुनने के बाद इतनी आग लगी थी कि एकदम बस अब उसी वक्त आपको सारा वहां पर कंस्ट्रक्शन करा लेना था। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अस्पताल को बंद कर देंगे, मरीजों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। वहां कितने मरीज हैं? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि क्राइम सीन जहां घटना हुई वो सुरक्षित है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप घटनास्थल की तस्वीरों के साथ हलफनामा दाखिल कीजिए। यानी ममता बनर्जी की सरकार की छीछा लेदर हो गई बॉस हाईकोर्ट के अंदर। और एक बार नहीं, ये दूसरी बार हुई है। लेकिन कोई मानने को तैयार है क्या? कोई मानने को तैयार है क्या? कोई सवाल पूछने को तैयार है क्या? ममता बनर्जी सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि 14 अगस्त की रात जो तोड़फोड़ हुई, उस दौरान पुलिस खुद छिप गई थी और बचने की कोशिश कर रही थी। यही बातें आरजी कर मेडिकल कॉलेज की नर्सेस भी कह रही हैं। 14 अगस्त की रात को जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, उससे वहां मौजूद पुलिस वालों में भगदड़ मच गई। पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। नर्सेस से सादे कपड़े मांग रहे थे जिससे हमलावरों से बच सके। और ये हम नहीं कह रहे, कैमरे पे खुद नर्सेस कह रही हैं कि पुलिस तो छुप रही थी, हमारे कपड़े मांग रही थी ताकि बच सके। सुनिए क्या कहा है वहां की नर्स ने। एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था, तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था। और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। और इसीलिए हाईकोर्ट पूछ रहा था कि जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे, वो पुलिस क्या रक्षा करेगी। और आप सुनिए, आदमी शॉक्ड है सुनकर। खुद वहां के नर्सेस बता रही हैं कि पुलिस जो है वो टॉयलेट में छुप गई, पुलिस हमारे पीछे छुप गई, पुलिस हमसे जो है वो सादे कपड़े मांग रही थी कि हम सिविल ड्रेस में रहेंगे तो बच जाएंगे। ये पुलिस का हाल है। आप सोचिए, ये बंगाल का हाल है। कलकत्ता हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा रही है, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अपने ही प्रदेश में जघन्य अपराध के विरोध में प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषियों को फांसी दो के नारे लग रहे थे। यानी गजब का हाल है बंगाल में। एक मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री को तो इस घटना पर प्रोएक्टिवली एक्शन लेना चाहिए था। एक और बात गौर करने वाली है, जब तक कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही थी तब तक ममता बनर्जी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। जैसे ही सीबीआई को जांच सौंपी गई तो ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई। जैसे अब तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो दोषियों को पकड़े, और नहीं पकड़ पाई तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बॉस, ऐसी घटना पे भी कोई पॉलिटिक्स करता है क्या? ममता बनर्जी राजनीति तो कर ही रही है, लेकिन यही राजनीति अब ममता के लिए परेशानी भी खड़ी कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कल कहा था कि आरजी कर अस्पताल पर जो हमला हुआ वो राम और वाम ने करवाया था। उनका मतलब था राम यानी बीजेपी और वाम यानी लेफ्ट पार्टी। लेकिन यह बयान ममता बनर्जी के लिए बैकफायर कर गया।
लोग पूछ रहे हैं कि भाई राम का नाम इसमें आपने कैसे ले लिया भाई। पहले सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे यह बयान ममता बनर्जी को उल्टा पड़ गया। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আস্তে আস্তে আপনারা বুঝবেন আসল রহস্যটা কোথায়, চরিত্র হনন করছে কারা। এরা ছাত্র ছাত্রীরা নয়, এরা কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে করছে। ममता बनर्जी को अपनी सरकार के चरित्र हनन के साजिश की चिंता तो है, लेकिन एक डॉक्टर महिला का चरित्र हनन तो छोड़िए, उसके साथ रेप और मर्डर जैसी घटना हो गई, उस पर ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, इसकी चिंता नहीं है। ममता बनर्जी के राम और वाम वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने भी आज कोलकाता रेप और मर्डर कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल और रूपा गांगुली के साथ कई बीजेपी नेताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखने को मिली। बीजेपी ने कोलकाता पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। यह तस्वीर देखिए, पुलिस कैसे पकड़ के ले जा रही है और एक कार्यकर्ता पुलिस की वैन के नीचे दिख रहा है। इसी को आधार बनाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को हटाने के चक्कर में वैन चढ़ाने का प्रयास किया। यह बीजेपी का आरोप है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कोलकाता पहुंची और ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी की महिला नेताओं ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सवाल यह भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। यह कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? यह कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है? कि इतना बड़ा घटना घटा है एक औरत के साथ, समझ में नहीं आ रहा क्या? बेशरम महिला पुलिस, जैसा बेशरम महिला मुख्यमंत्री वैसा ही बेशरम महिला पुलिस। पुलिस प्लान करके वो रात को जो लोगों को घुसाया था, वहाँ पुलिस वहाँ पे प्लान करके अपना पोस्ट भी तुड़वाया। इतने लोग अचानक घुस गए, वो अपने जगह से घुस के आए, अपने लोकेलिटी के लड़के, सबका फोटोज है। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर नौटंकी करके खुद ही मिसिल कर रही है। यही सवाल आज कलकत्ता हाईकोर्ट में भी उठा था कि 7,000 लोगों की भीड़ घुस गई, वो 7,000 लोग चल के आ गए होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। पीड़िता के वकील ने तो कहा कि उनके पास वीडियोज हैं कि जिसमें ट्रकों में भर भर के लोग आए, उनके पास हथियार थे। यह भी आरोप लगा, कोर्ट के अंदर कहा गया। और इसीलिए कोर्ट ने पूछा कि आपको पता ही नहीं चला कि इतने 7,000 लोग आ रहे हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राम और वाम वाले बयान पर ममता पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भगवान राम ने हमेशा अन्याय का नाश किया है और बंगाल में जो अन्याय हो रहा है उसका नाश भी भगवान राम करेंगे। भगवान राम को घिसेटती है, इनका नाश होना तय है। राम, प्रभु श्री राम शांति के प्रतीक हैं, सद्भाव के प्रतीक हैं, राम राज्य कल्पना है। बंगाल में अन्याय रूपी रावण, अन्याय रूपी तारका का भी नाश राम करेंगे। कोलकाता में हुए जघन्य रेप और मर्डर केस के बाद पूरे देश में गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ आज भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में तो पहले दिन से प्रदर्शन चल रहा है। अब दिल्ली में, गुजरात में, जमशेदपुर में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वर्क प्लेस में सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। क्यों डॉक्टर्स को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है? वो लोगों की जान बचाते हैं और खुद उनकी सुरक्षा खतरे में है।
ममता बनर्जी ने आरजी कर अस्पताल में हुए हमले के लिए राम और वाम को जिम्मेदार बताया तो इससे संत समाज भी भड़क गया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में राम और वाम का नाम एक साथ लेना ममता बनर्जी की नीचता की पराकाष्ठा, ये वो कह रहे हैं। सुनिए एक बार फिर, आपको बताऊंगा कि संतों के विरोध के बाद कैसे ममता की भाषा बदल गई। ममता जी खूब राजनीति करिए, आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष, इससे धार्मिक समूहों का और सनातन हिंदू धर्म का तो कम से कम लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपने राजनीति में वाम और राम शब्द का प्रयोग किया, तो राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं और भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है राजनीति में। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को राजनीति में होना भी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी लोग नाराज हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या भगवान राम का नाम तो ले लिया गया, कभी किसी और धर्म के किसी का भी नाम लिया जाता है क्या? हिंदुओं का सेंटिमेंट नहीं है क्या? ममता बनर्जी लगातार वाम और राम का जिक्र कर रही थी, लेकिन आज विरोध प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी की भाषा बदल गई। ममता बनर्जी ने आज भी आरजी कर अस्पताल में हिंसा के लिए बीजेपी और लेफ्ट दलों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तिरंगा हाथ में लेकर आए थे और लेफ्ट दलों के लोग DYFI का झंडा लेकर आए थे। ममता बनर्जी के मुताबिक अगर कोई तिरंगा उठा रहा है तो वो बीजेपी का आदमी है। गजब लॉजिक है। सुनिए एक बार। আমি জানি সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। ममता बनर्जी अब इस लेवल पे पॉलिटिक्स कर रही हैं कि कह रही हैं कि नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय तिरंगा जो है, झंडा जो है, वो एक कोड है और वो जिसके हाथ में था वो बीजेपी के लोग थे। मतलब अब तिरंगा उठाना भी बीजेपी का हो जाना है। और एक सेकंड के लिए मेरा प्रश्न तो यह है, बीजेपी के लोग थे, लेफ्ट के लोग थे, मंगल ग्रह से आए लोग थे, कहीं से आए लोग थे, रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी थी, पुलिस तो आपकी थी, किसी के लोग थे बॉस। 7,000 लोगों की भीड़ आ गई। आपको जब आ रहे थे तब तिरंगा देख के समझ में नहीं आया था कि वो तिरंगा कोड वर्ड, ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये वहां क्या करने जा रहे हैं, ये लेफ्ट के लोग क्या करने जा रहे हैं, वहां तब नहीं समझ में आया? तब आपकी पुलिस को समझ में नहीं आया? अंदर घुस गए, तोड़फोड़ की। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, बीजेपी जो ये कह रही है कि यहां इस मामले में जो है गड़बड़ हुई है, इसमें एक व्यक्ति नहीं कई लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, जांच होनी चाहिए, वही जाकर जहां पर घटना हुई उस घटना स्थल को तोड़ने का प्रयास करेगी, सबूत मिटाने का प्रयास करेगी। गजब लॉजिक चल रहा है। और मैं यही तो कह रहा हूं, कोई था, आपने क्यों नहीं रोका, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? आरजी कर अस्पताल में जो हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, उसकी जांच चल रही है। पुलिस अभी आरोपियों को गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया कि हमलावर लेफ्ट और बीजेपी के लोग। ममता बनर्जी के इस आरोप पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बार बार पूरी तरह से सिस्टम फेल हो गया है, लेकिन इसका दोष वाम और राम पर है। ममता दीदी का यह बिल्कुल घिनौना, शर्मनाक और निंदनीय बयान है। वो दिन दूर नहीं जब ममता दीदी अपने कुशासन के लिए एलियंस और परग्रहियों को भी दोषी ठहरा देंगे। रेप और मर्डर के इस केस में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने आरजी कर अस्पताल पर हमले के बाद मीडिया को ही जिम्मेदार बताया। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही, मानो अपनी कमियों को छुपाने के लिए मीडिया सबसे आसान टारगेट हो गया। कोलकाता पुलिस ने रेप और मर्डर केस में जो करना चाहिए था वो किया नहीं, और यह बात खुद कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन बजाय जांच करने और कानून व्यवस्था को संभालने के, कोलकाता पुलिस अब आम जनता को लीगल नोटिस भेज रही है। रेप और मर्डर केस को लेकर कई लोगों को कोलकाता पुलिस ने लीगल नोटिस भेजे हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित कुछ शेयर कर रहे हैं या फिर मीडिया के हवाले से रिपोर्ट शेयर कर रहे थे। ऐसे लोगों को लीगल नोटिस भेजकर कोलकाता पुलिस एक तरह से ये माहौल बना रही है कि कोई कुछ लिखे नहीं, कोई कुछ बोले नहीं। पोस्ट डिलीट करो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाए।
वहां जिन पे कानूनी कार्रवाई करनी थी वो तो हुआ नहीं। वहां तो आपकी पुलिस पे आरोप लग रहा है कि बाथरूम में छुप रही थी या नर्सेस के ड्रेस मांग रही थी कि बच सके उस भीड़ से। और यहां सोशल मीडिया पर बड़ा तूफानी काम चल रहा है। इतना बड़ा कांड हो गया, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन सारे मुद्दों पर जवाब देने की बजाय कोलकाता पुलिस मीडिया को जिम्मेदार बता रही है, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी तय कर रही है लोगों की। जितनी तेजी से लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, उतनी तेजी से अगर घटना के बाद एक्शन लिया होता तो शायद सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती आज की डेट में। कोलकाता पुलिस के इस बर्ताव की भी सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है, जिसके बाद अब कोलकाता पुलिस कमिश्नर के सुर बदलते दिख रहे हैं। कल तक मीडिया को जिम्मेदार बताने वाले पुलिस कमिश्नर आज खुद ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हालात को परखने में कुछ भूल हो गई। सुनिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को। If you look at it, that we should have anticipated there are 5,000 people, 10,000 people here. If you say that it is failure of assessment, yes, you can call it. It is a failure of assessment. That 10,000 people will turn up here and they would vandalize the entire place. This entire protest was supposed to have been a very peaceful protest. That is what is my understanding. That is what I understand from people who must have given the call. तो कल तक जो पुलिस कमिश्नर मीडिया पर जिम्मेदारी डाल रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि हां हो सकता है हमसे गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए कि इतने लोग आ जाए। तो ये कल मानना था ना। आज दिमाग की बत्ती जल रही है इन लोगों की, कल नहीं जल रही थी। जब पूरे जगह थू-थू होने लगी कि ये क्या तरीका हुआ, ये क्या काम हुआ, तब इनको समझ में आ रहा कि हां गलती हमारी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस कमिश्नर तो अब यह भी कह रहे हैं कि अगर किसी पुलिस वाले ने सबूत मिटाने की कोशिश की होगी या फिर कुछ गलत किया होगा तो वो भी कानून के दायरे में आएगा, उस पर भी एक्शन होगा। सुनिए कैसे सुर बदलें। Now the case has gone to CBI. Let's have trust on the agency which is investigating this case. Let them, they will also come up with a scientific evidence. Whatever we had to do in whatever little time which we had, our officers have done everything possible. The agency would find out if there are any loopholes, any deliberate evidence destruction or anything which our team might have done. And obviously we are liable for, legal action if there is something of this kind which is there, which I am telling you. कोलकाता रेप और मर्डर केस पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन उस तरह से मुखर होकर नहीं बोल रहे जैसे दूसरे राज्यों के मामले में बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अकेले ऐसे नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि वो बंगाल की पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनको वहां सेट कर रखा कि वहां तुम खुल करके बोलो, इधर हम बिना नाम लिए बोलेंगे। आरजी कर अस्पताल में हुई हिंसा और तोड़फोड़ पर अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया। अधीर रंजन ने कहा कि अस्पताल पर सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई थी और यह सब कुछ पुलिस की मदद से हुआ। सुनिए अधीर रंजन चौधरी। सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए, क्योंकि इसमें राम और बाप की कोई मतलब नहीं है। अगर राम करे ये लक्ष्मण करे, ये राम करे ये रहीम करे, किसी को बख्शाने के लिए किसी ने आपको नहीं कुछ किए हैं। दोषी को गिरफ्तार करो, दोषी को पकड़ाओ। अधीर रंजन चौधरी का आउटगोइंग बंद है क्या उनके मोबाइल का? बंद है या राहुल गांधी का नंबर नहीं है? लगाइए ना फोन बॉस, लगाइए राहुल गांधी को फोन और बताइए नेता प्रतिपक्ष को कि आपको सब पता है कि वहां पुलिस ने मिलकर सबूत मिटाने का प्रयास किया है और यह हमला इसीलिए हुआ था। बताइए ना राहुल गांधी को, क्योंकि उनके ट्वीट देखकर तो लग नहीं रहा कि उनको पता है। और अगर पता है तो क्या कोलकाता की कोई फ्लाइट नहीं मिल रही कि वहां जाएं और डॉक्टर्स के साथ खड़े हों? ये हिसाब बॉस, ये पॉलिटिकल हिसाब नहीं चलेगा कि मैं बंगाल में बोलूंगा, इधर दिल्ली में इंडी अलायंस का गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। पब्लिक सब देख रही है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में इंडी गठबंधन का रवैया क्या है,
वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। इतनी बड़ी घटना पर इंडी गठबंधन बोल भी रहा है तो ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले रहा। प्रियंका वाड्रा ने आज कहा कि कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस समय देश भर की महिलाएं दुख और गुस्से में हैं। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश की महिलाएं देखती हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी बातों और उपायों में कितनी गंभीरता है। इससे देश की महिलाओं में क्या संदेश जाता है? जब सरकारी आंकड़ों में हर दिन 86 रेप हो रहे हों, महिलाएं सुरक्षा की आशा किससे करें? यानी कोलकाता की घटना पर बोलना है तो प्रियंका वाड्रा ने देश भर के मामले उठाकर इकट्ठा कर दिए। इसमें बंगाल सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए यह नहीं पूछा, ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए यह नहीं पूछा, इस पर नहीं बोल पाई। हाथरस की घटना में तो मैडम आपने देश भर की घटनाएं याद नहीं दिलाई थी, लेकिन यह हो रहा है। और सबसे शर्मनाक यह है कि एक प्रदेश जहां की मुख्यमंत्री महिला हैं, उनके राज्य में ऐसा हो रहा है। और जो भी हल्का फुल्का विरोध करने का सियासी स्टंट भी कर रहा है, वो भी थोड़ा ईमानदारी से करता ना तो पब्लिक को लगता कि ये नेता हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी विरोध में, अरे भाई साहब, लाउड स्पीकर वाली आवाज आती है। इंडिया अलायंस के किसी राज्य में कुछ हो जाए तो स्पीकर हिला के देखना पड़ता है कि तार छूट गया है क्या, आवाज नहीं आ रही। पाठशाला में अब अगली क्लास। 370 हटने के बाद कश्मीर में पहला चुनाव, मोदी शाह का बड़ा दावा सच निकला। इधर आम आदमी पार्टी, उधर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनवा देगी क्या? महाराष्ट्र में चुनाव के पहले ही घमासान, उद्धव को सीएम फेस बनाएंगे क्या राहुल और पवार? आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर में तो 370 हटने के बाद से पहला चुनाव होने जा रहा है। जो लोग कहते थे कि मोदी अब अगला चुनाव ही नहीं होने देंगे, वो तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है बॉस। अब क्या बोलो कुछ। हरियाणा में भी चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आपको एक बहुत अहम बात याद दिलाना जरूरी है, जो अभी जून में खत्म हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। क्योंकि इस देश ने भले ही सैकड़ों चुनाव देखे हों, लेकिन 2024 का चुनाव अलग लेवल का था। इस चुनाव में विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे झूठ बोले जिसका न कोई सिर था न पैर। नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके मन में जो आया वो बोला। नरेंद्र मोदी जीत गए तो ये तय कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नरेंद्र मोदी जीत गए तो देश में देश नहीं रहेगा, संविधान बदल देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। इस टाइप का माहौल बनाया गया। लेकिन विपक्ष के एक बड़े झूठ की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इस झूठ को अब विपक्ष दोबारा रिचार्ज कैसे कराएगा? यह झूठ कौन सा है ये आपको बताऊं, उससे पहले देखिए नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव में क्या कुछ कहा गया। अब इन बातों को सुनकर हंसी आ जाएगी। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने यह खूब माहौल बनाया था कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार जीत गए तो फिर देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत जाएंगे तो देश में तानाशाही आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जीते तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वोटर्स को यह कहकर डराया गया कि उनके पास वोटिंग का आखिरी मौका है। जनता को यह कहकर गुमराह किया गया कि अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए वोट करो। एक बार सुनिए कैसे इंडी गठबंधन के नेता चुनाव से पहले पीएम मोदी के लिए क्या कुछ नहीं कह रहे थे। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे विपक्ष के एक बड़े झूठ की एक्सपायरी डेट आई और यह सब खत्म हो गया। कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। सलमान खुर्शीद कह रहे बटेंगे। और अपने पड़ोसी देशों को भी देख लो, आप पड़ोसी देशों को भी देख लो। चीन में कोई वोटिंग नहीं हो रही है, रशिया जैसे देश में कोई वोटिंग नहीं होती, नामात्र के लिए वोटिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। ये बातें आपको इसलिए याद करा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो कैसे झूठ की पिच तैयार होती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ डंके की चोट पर इतना झूठ फैलाया गया कि पीएम मोदी जीत गए तो अब कोई चुनाव नहीं हो। और कुछ ही महीने में क्या हो रहा है आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।
अब कोई पूछे इन लोगों से कि कैसे चुनाव हो रहा है अगर मोदी जीत गए हैं तो। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोट पड़ेंगे, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट पड़ेंगे और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होगा। हरियाणा की 70 सीटों पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग। दोनों राज्यों के विधानसभा के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने और देश में चुनाव भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन तो नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ भी बोलो और वोट पालो का हिसाब लेकर चलता है। इसी तरह केजरीवाल चुनाव से पहले माहौल बना रहे थे कि अगर मोदी जीत गए तो अमित शाह को अपनी कुर्सी दे देंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ही इंडी गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, जिसे वो विधानसभा चुनाव में छोड़ देंगे इसकी उम्मीद कम रखिएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे और तब से अब तक राज्य में बहुत कुछ बदल गया है। तब जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा था, अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में लेह और करगिल जिले भी आते थे, अब लेह और करगिल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के पास ही सारी ताकत होती थी, लेकिन अब सरकार के पास पहली जैसी पावर नहीं होगी, उसे एलजी के साथ सत्ता बांटनी होगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद राज्य में पहला चुनाव होगा। परिसीमन के बाद जो सीटों का गणित बदला है उससे राज्य में पहली बार हिंदू सीएम बनने की संभावना भी बढ़ गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना और बीजेपी का बड़ा सपना यह है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बने। अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं तो नए परिसीमन के बाद यह राज्य का पहला चुनाव होगा। नए परिसीमन में जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ी है। पहले जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुत सीटें ज्यादा थी, अब हिंदू बहुत सीटों के बढ़ने से अंतर काफी कम हो जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बनने की संभावना बढ़ गई। जहां कभी हिंदू सीएम बना ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही सीएम बनते रहे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उससे भी जम्मू रीजन में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा और कश्मीर घाटी में जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी एक तरह से बड़ी हार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटें, जम्मू और उधमपुर सीट जीत ली थी। लोकसभा चुनाव में 24.36% वोट शेयर के साथ बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा कमजोर हुआ। लोकसभा चुनाव में तो पीडीपी का खाता तक नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कश्मीर की 3 में से 2 सीट जीत पाई। बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोटों से बड़े अंतर से हार गए। बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद ने जीत हासिल की। अनंतनाग राजौरी सीट पर महबूबा मुफ्ती करीब 2,81,000 वोट से हारी। श्रीनगर सीट पर भी महबूबा मुफ्ती की पार्टी का उम्मीदवार करीब 1,88,000 वोटों से हार गया। जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव, यहां कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खूब चर्चा हो रही। हरियाणा कांग्रेस में कई गुट बने हुए कहा जा रहा है। एक गुट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, एक गुट सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा का बताया जा रहा है, एक गुट राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का है। हालत यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के नेता अपने अपने हिसाब से अलग अलग यात्रा निकाल रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रहे हैं, कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा चला रही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग अलग जिलों में परिवर्तन रैली कर रहे हैं। यानी हर नेता अपने नंबर बढ़ाने में लगा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 10 में से 5 सीटें जीती। इसी वजह से कांग्रेस नेताओं में नया जोश आ गया। हर किसी को लग रहा है कि 10 साल बाद सरकार बनाने का अच्छा मौका आया है। इसी वजह से क्रेडिट लूटने की मारामारी भी मची हुई है कहा जा रहा है। लेकिन अभी नतीजे क्या आएंगे नहीं आएंगे ये तो वक्त बताएगा। दरअसल आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। देश उन्हें याद भी कर रहा है और श्रद्धांजलि भी दे रहा है। लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए हम हिस्ट्री का वो चैप्टर खोलने जा रहे हैं जो आपको बताएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदू और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी और देश के हिंदुओं की आवाज को कहां तक लेकर आई और कैसे लेकर आई। आज भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर हमारे विपक्ष के नेता चुप हैं। हिंदू शब्द लिखने में उनके हाथ कांप रहे हैं। गाजा पर हमलों को लेकर जो विपक्ष के नेता आंसू बहा रहे थे, आज उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले शायद उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो खुलकर हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए वहां के अंतरिम पीएम से बात भी करते हैं और खुलकर हिंदू रक्षा की बात भी उठाते हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी का ही हिंदुत्व दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स की विरासत का हिस्सा है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा कहा जाता है कि आज बीजेपी जिस शक्ति के साथ देश की सत्ता चला रही है, हिंदू और हिंदुत्व की जिस अवधारणा को लेकर चल रही है, उसकी कल्पना किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने मजबूती से आगे रखी थी। उनके सपने का आधार हिंदुत्व और राष्ट्र सेवा की भावना थी। दरअसल भारत में फर्जी सेक्युलरिज्म का जो इंजेक्शन इतने सालों में लगाया गया, उसमें हिंदू और हिंदुत्व की बात करना आक्रामक माना जाने लगा और हिंदू हित की बात करना सांप्रदायिक होने का प्रतीक बना दिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी ऐसे दायरों में बंद कर राजनीति नहीं की। खुलकर, मुखर होकर हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज पाठशाला में आपको भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की वो वीडियो लाइब्रेरी में से उन भाषण के हिस्से दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको हिंदुत्व को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की क्लियर सोच और आक्रामक तेवर दिखते हैं। हालांकि अटल जी का यह अंदाज रहा है कि वो किसी भी बात को बहुत सहजता और सरल तरीके से कहते थे, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हमेशा बहुत स्पष्ट सोच के साथ बात रखते रहे। आज इन बातों को सुनने की जरूरत बहुत से लोगों को है बॉस। पहले आप हिंदुत्व विचारधारा को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज की कुछ झलक देखिए, इसके बाद आपको अटल जी और जो वो कह रहे हैं उसके पीछे की सोच के बारे में भी बताऊंगा। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची है। हमारे यहाँ तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है। हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुत्व विचारधारा की प्रेरणा सावरकर से मिली। इसके बाद उन्होंने हिंदुत्व को अपना मूल मंत्र बनाया और इसे देश के हर घर घर तक पहुंचाया। लेकिन जो लोग सालों से हिंदुत्व की विचारधारा को नकारने की साजिश कर रहे हैं, उन्हें आज अटल बिहारी वाजपेयी का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। इस भाषण को सुनकर आपको यह पता चलेगा कि हिंदुत्व को लेकर वाजपेयी जी इतने जुनूनी क्यों थे और देश को हिंदुत्व की विचारधारा से क्यों जोड़ना चाहते थे। सुनिए। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। लेकिन सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही तो हिंदी राज्य की बात भी कही। उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू है, मगर भारत में हिंदी राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो मजहब के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी अटल जी भी हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र में किसी के साथ भेदभाव होगा ऐसा नहीं मानते थे। इसी भाषण में अगले हिस्से में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी बताया था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होने की जरूरत है क्यों। आज आप इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि यह चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। इस देश के बहुत सारे हिंदुओं को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हिंदू वर्ड बोलना मतलब कम्युनल हो जाना है, और ये उनकी गलती नहीं है। सालों से इंजेक्शन दिया गया है। आज आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व विचारधारा से तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अटल जी ने इसके बारे में सालों पहले बताया था। आप भी सुनिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र होने के पीछे उन्होंने किस तरह के तर्क दिए। आज अगर सावरकर जीवित होते तो सावरकर की धीर गंभीर वाणी में शाहबानों की व्यथा प्रकट होती, मुखरित होती। 70 साल की नारी, पति द्वारा परित्यक्ता, बच्चों की मां, कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। और अगर सावरकर जी शाहबानों के लिए बोलते तो कोई उन पर आक्षेप नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके लिए नारी नारी में अंतर नहीं था।
अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह भी अफवाह फैलाई गई कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने हिंदुत्व से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर, इसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन इसे लेकर बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष को चुप कर दिया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी का पहला लक्ष्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाना ही था। लेकिन वो क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इसे पूरा वो शायद नहीं कर पाए थे, ये भी सुनिए। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही, कोई छुपाने की बात नहीं। बहुमत मिलने से करते आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। ये है यानी राम मंदिर का मुद्दा अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ा। खुल के बोले भाई हमारे पास नंबर नहीं है, बहुमत नहीं है, होगा तो राम मंदिर बनेगा, ये छुपाने की बात नहीं है। हिंदुत्व को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सोच बिल्कुल स्पष्ट और सटीक, इस बारे में उन्हें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर भले ही उन्हें अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का मौका न मिला, लेकिन 1992 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी सोच पूरे देश ने सुनी। आज आपको राम मंदिर आंदोलन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का वो ऐतिहासिक भाषण भी सुनवाता हूं जिसने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। आप भी उस भाषण का एक हिस्सा सुनिए। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। अटल जी ने कभी भी राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं माना। यह मुद्दा उनके लिए केवल आस्था और हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर था जब मुस्लिम देश में इस बात की चर्चा थी कि भारत में राम मंदिर होना चाहिए। इस बात का खुलासा अटल जी ने अपने एक भाषण में किया था। आप सोचिए, जब भारत की हिंदुत्व विचारधारा पर मुस्लिम देश भी भरोसा कर रहे थे, तब हमारे देश में हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध हो रहा था। हिंदुत्व की बात करना कम्युनल होना बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। आज आप भी उस किस्से को सुनिए जो सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुनाया था। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। अटल जी बता रहे हैं कि उनसे एक मुसलमान ने कहा कि इंडोनेशिया में लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया लेकिन राम को नहीं भुलाया। और हमारे यहां राम और वाम की वजह से बंगाल में यह हुआ है, यह कह दिया जाता है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में लोग नहीं जाते क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगता है। यह इस देश में ही हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हिंदू राष्ट्र के बारे में अटल जी ने सोचा था, इसका विचार उन्हें बचपन में ही आया था। अटल जी का मानना था कि अगर सालों पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता तो देश में मुस्लिम आक्रांताओं का हमला भी नहीं हो पाता। इसके बारे में अटल जी ने विस्तार से समझाया था। सुनिए उनकी बातें। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी।
पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेशों में भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था। वो जिस देश में जाते वहां भारत की सालों पुरानी हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में बताते। मुस्लिम देश के लोग भी भारत की इस विचारधारा को सुनकर हैरान हो जाते। देखिए आप भी। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। और इसीलिए आज अटल जी की पुण्यतिथि पर हमने हिस्ट्री का यह चैप्टर खोला, ताकि देश ये देखे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत रत्न हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कितनी मुखरता से बात कहते थे। और उसमें कहीं भेदभाव नहीं था। उनके लिए हिंदुत्व भेदभाव करने का रास्ता नहीं था, बल्कि हिंदुत्व समावेशी था। और आप इन बातों को सुनने के बाद सोचिए कि आपके दिमाग में जो भरा गया सालों से कि हिंदुत्व आक्रामक है, जो आज भी कुछ नेता कह रहे हैं कि हिंदुत्व आक्रामक है, वो और ये दोनों कितने अलग हैं।